हाँ जी गाइस। तो गाइस कल लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन एंड रिजर्व्स भी कर दिया था। विद दैट हमारा टर्म 1 का आई थिंक सिलेबस खत्म हो गया है। कुछ बचा है टर्म 1 में? डन? एनीथिंग लेफ्ट? किसी और का टर्म 1 में कुछ और आ रहा हो? और किस किस के टर्म 1 के पेपर हो गए हैं, किसके होने हैं? तो मंडे को है। कहाँ से आवाज आई? किसका मंडे को, किसका है भाई? रजत। अच्छा रजत। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, मेरे को आवाज कहाँ से? ओके, तो अच्छी बात है। तेरी मंडे से पहले एक बार तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी, एक पेपर तो हो ही जाएगा। यस सर। और बाकी किस किस का हो गया है? ऐसा कोई चीज जिसके पेपर हो गए हैं? हाँ, परीक्षा and ईशा ने एड्रेस किया हुआ था। ईशा, हाँ सर, हो गया। तो कैसा रहा भाई तेरा पेपर? सर भेजा था। कंप्लीट? नहीं मेरे नहीं, तेरा 48 पेपर है। वैसे पूछ रहा हूँ कि कैसा रहा ओवरऑल पेपर? कैसा था? इजी था, मुश्किल था? सर मतलब ठीक था। मार्क्स मिल गए? मैं रिजल्ट भेज दूंगी। मार्क्स मिल गए? हाँ, कितने आए? 48 आउट ऑफ 50। 2 मार्क्स कहाँ कट गए? सर पेपर नहीं मिला। अरे ये पूछना भाई, टीचर से ये जरूर पूछा करो कि कहाँ, पता तो चले ना गलती क्या हुई है। तो हमेशा कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि टीचर सिर्फ मार्क्स बता देती है, क्योंकि स्कूल में बहुत होता है ऐसा, सिर्फ मार्क्स बता देती है। उनको बोलो कि मैम वो 2 मार्क्स कहाँ कटे हैं, वो समझना है जरा, गलती कहाँ करी है, ताकि अगली बार ना हो। ठीक है, तो अपना आंसर शीट जरूर पूछना उनसे। कंप्लीट एमसीक्यू था आपका भी? यस सर। तो ऐसा कोई जिसका एमसीक्यू नहीं आ रहा है? सबका एमसीक्यू आ रहा है, या ऐसा भी है कि फुल फ्लेजेड पेपर भी हो रहा है, किसी का सब्जेक्टिव, या सबके ऑब्जेक्टिव है? हाँ जी। मैं इस खामोशी का क्या मतलब लेके चलूँ कि सबके ऑब्जेक्टिव है? अगर किसी का सब्जेक्टिव आ रहा है तो बताओ भाई। सबके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं? यस सर। 11th में करना नहीं चाहिए ऐसा। 11th में तो सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए यार। ऑब्जेक्टिव में तो लेजर कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो परीक्षा, यू आर आल्सो सेइंग समथिंग? सर की बस मेरा पेपर थर्सडे को है, होना है। हाँ, तूने मुझे मैसेज भी किया था। तूने शायद फोन करा था या मैसेज किया था, क्या किया था? मैसेज किया था। तो भाई देख, ऐसा है, अपना टेस्ट तो फिक्स है सैटरडे का। ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो सकता भैया, उसमें आगे नहीं कर सकता उसको, क्योंकि देख किसी ना किसी का ऐसे तो चलेगा ही ना। तुम्हारा थर्सडे को है, अब जैसे उसका मंडे को है रजत का, है ना, तो ऐसे किसी ना किसी का तो आगे पीछे चलता रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं चलने लगा तो फिर तो हमारा पेपर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने को पेपर तो फिक्स रखना पड़ेगा सैटरडे को। सॉरी। तो ओनली थिंग इज कि आई अंडरस्टैंड कि आपका उससे पहले कोई और पेपर है। कोई बात नहीं, जितनी तैयारी बेस्ट हो तो सकती मेरा है सर, सैटरडे को बीएसटी का है। अच्छी बात है। तो देख, मैं सिंपल सा एक चीज बोलूंगा, जितनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो ना इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, कंसीडरिंग ऑल योर सिचुएशंस, वो कर। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ठीक है, ताकि देखो हमारा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है भैया कि बस मार्क्स के ऊपर फोकस हो कि मार्क्स अच्छे आते। ऑब्जेक्टिव होता है टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, आई नो कि जितनी अच्छी तैयारी हो सकता है, जो जिन बच्चों का, जैसे अभी रजत कह रहा है सैटरडे को उसका पेपर है स्कूल में, परीक्षा आपका भी कोई और पेपर है, राइट? तो आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है उतनी बेस्ट तैयारी नहीं हो सके जितनी और अच्छी हो सकती है। लेकिन हर समय हर चीज फेवरेबल नहीं मिलेगी ना भाई। लाइफ में जैसा आप चाह रहे हो या जिस मोमेंट पे आप चाह रहे हो वो तो मिलेगा नहीं। हाँ परीक्षा, बोलो बोलो, बोलना चाह रही, बोल दे। मैं ट्यूसडे को दे दूंगा सर। नहीं, आई वुड मैंने नॉट। बहुत बढ़िया होगी। नहीं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरा सजेशन ये रहेगा कि साथ में ही दे दे। ठीक है, जितनी तैयारी हो पाएगी उतनी होगी, कोई बात नहीं। देखो, एक सीधी सी एक बात ध्यान रखना बेटा, अल्टीमेटली हमने करनी क्या तैयारी में, मुझे ये बताओ भाई। हमने रिवाइज ही करना है ना यार, चीजें तो हमने करी हुई है अच्छे से प्रैक्टिस। तो जो टॉपिक आपके पुराने हो गए वो रिवाइज करने हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात परीक्षा? तो
मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है आप अगर बाद में ट्यूसडे को दोगे तो और अच्छे से टाइम निकाल लोगे, उस पर और टाइम लगा लोगे, बट मेरा पर्सनल सजेशन फिर भी ये रहेगा कि पहले ही दे दो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, स्टिल इफ यू बिलीव कि नहीं सर पहले बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाएगा तो फिर कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस, एक बार मेरे को कॉल कर लियो, फिर फोन पे बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि यार थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, वो ना कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो लेट्स ट्राई कि डेफर वाला सीन ना, तो किसी को भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो भैया, तो प्लीज मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई सैटरडे को गायब हो गया और उसके बाद में मुझे बता रहे ये प्रॉब्लम हो गई थी सर, ये हो गया था या वो हो गया, ठीक है? तो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अगर किसी को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, कॉल मी, टॉक टू मी, ठीक है? आज तो गाइस आज के लिए मैंने आपको बोला था कि आज हम नया टॉपिक नहीं करेंगे, आज हम लेंगे डाउट्स। तो बताओ भैया डाउट्स क्या क्या है आप लोगों के, और आज होपफुली मैं थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करने की, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, आज काफी हेडेक हो रहा है। तो मैंने क्लास इसीलिए ले ली ताकि आपको कुछ डाउट्स वगैरह जो भी हो वो हम जल्दी जल्दी कोशिश करके डिस्कस कर लें। तो लेट्स ट्राई वाइंड अप क्विकली। तो गाइस प्लीज रेज योर हैंड जिनके डाउट्स है, जल्दी से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो बेटा। प्रोविजन एंड रिजर्व का मैंने पढ़ने के लिए भी आपको बोला था, उसमें कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कि सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, व्हाटएवर। और इसी तरीके से कोई क्वेश्चंस में डाउट्स हो, जो क्वेश्चन टीचर ने पूछे हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया हो, हाँ, तो लेट्स डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। हाँ ईशा बताओ। सर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? नहीं तो कोई सर स्पेसिफिक, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक लाइन है जो समझ नहीं है, या मैं जनरल मतलब बताऊं बस? सर चिल्ड्रन, हाँ मतलब बताओ ना, ठीक है चलो। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे बस एक बात बता दे कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पता है? सर कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब जो हम बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं अर्न करते वो कैपिटल, और जो रेवेन्यू हम जो बिजनेस के रेगुलर, एक वर्ड में और यूज कर लेता हूँ, रेगुलर, जो हमारा रेगुलर बिजनेस है उससे हम अर्न नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और चीज से अर्न कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है? तो जैसे हमारा मेरा बिजनेस है, मान के चलते हैं फर्नीचर बेचने का, तो फर्नीचर बना करके बेच रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस है। अब अगर मैंने बिल्डिंग बेच दी, उससे प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हुआ? वो कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल रिसिप्ट। समझ आई मेरी बात? वो कैपिटल रिसिप्ट हुई। अब अगर उस प्रॉफिट को मैं किसी रिजर्व में डालूंगा तो वो कैपिटल नेचर का रिजर्व बनेगा, इसलिए उसको क्या बुलाते हैं? कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में? तो कैपिटल रिजर्व में कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, यानी उसके अंदर वो हमारी रोजमर्रा का प्रॉफिट नहीं है। उस रिजर्व के अंदर रोजमर्रा का प्रॉफिट नहीं है जो आप डेली बेसिस पे कमा रहे हो, रेगुलर एक्टिविटीज से कमा रहे हो, यानी रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर है, ठीक है? आप आगे जाकर के जब 12th में आ जाओगे तो और भी सर्कमस्टांसेस समझ में आएंगे। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया, कोई एसेट बेच दिया आपने, उससे आपको गेन हुआ, और बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कैपिटल नेचर के जहां से आपको गेन हो रहा हो, और फिर आप उसको इस रिजर्व में ट्रांसफर करो, ठीक है? क्यों हम इसको अलग नाम दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व? क्योंकि आप कैपिटल रिजर्व को नॉर्मल सारी एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है? कि कैपिटल रिजर्व को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। जो जनरल रिजर्व है या जो कंटिंजेंसी रिजर्व है वो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उसको आप जहां मर्जी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कैपिटल रिजर्व को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो कैपिटल रिजर्व है दिस इज मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और बताओ ईशा, देख इसमें यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देखो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस या रेवेन्यू प्रॉफिट्स, यानी रेगुलर प्रॉफिट्स हो गए, ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं। आप जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला ना कि आप रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यूज नहीं कर सकते, तो देखो कैपिटल रिजर्व पे क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इफ, अगर कुछ कंडीशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपकी पूरी हो जाती है, अगर वो कंडीशन पूरी होगी तभी आप इस पे से डिविडेंड दे सकते हो, यानी आप इस प्रॉफिट को ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वर्ड भी नहीं पता होगा, डिविडेंड वर्ड पता है? सुना है क्या होता है डिविडेंड? सर जो शेयर से गाइस रिलेटेड सॉरी होते मैं हैं। ईशा को रोक रहा हूँ बीच में, गाइस प्लीज जो कैमरास ऑफ करो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ ईशा थोड़ी देर क्लास रखेंगे, आज मैं थोड़ी जल्दी वाइंड अप करने की पूछ रहा हूँ, तो जब तक प्लीज
हाँ ईशा, क्या होता है बेटा? सर जो शेयर हम खरीदते हैं उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो। वेरी गुड। तो आपको ये तो पता है डिविडेंड शेयर्स के ऊपर होता है। अब ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट है 12th में है। ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट 12th में है, 11th, सॉरी गाइस एक सेकंड, सॉरी। तो एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे आप अभी सीख रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आप अभी अकाउंटिंग सीख रहे हो किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सिर्फ एक ही ओनर है। तो जो भी पैसा कमाया वो उस ओनर का। आगे जाकर के 12th में सीखोगे पार्टनरशिप, यानी जहाँ एक से ज्यादा ओनर होंगे। और फिर उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है कंपनी। कंपनी में तो पता नहीं कितने लाखों ओनर होते हैं। तो ऐसे केसेस में, कंपनी के केस में खास करके, जब वो प्रॉफिट को ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओनर कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। तो वहां जब वो शेयर होल्डर को ओनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी, तो जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड इज नथिंग बट प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर। क्लियर हुआ? समझ आएगा? अब डिविडेंड वर्ड हम कंपनी के केस में यूज करते हैं। आम भाषा में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप या क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप कह रहे हैं, तो वहां तो हम ये बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? तो अब यहाँ डिविडेंड अगर देना है, यानी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या हम जनरल रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हम जनरल रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर इज यस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कल को अगर हमें लगता है हमें जनरल रिजर्व यूज करना है डिविडेंड देने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल रिजर्व में से देना चाहते हो तो कंडीशन है जो कि आपको मीट करनी है, तभी आप उसको डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगेन पर्पस देखो क्या है? स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन या मीटिंग अनफोर्स कंटिजेंसीज। मैंने यही तो बोली थी कि नहीं बोली थी आपको कि फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा हो उसके लिए, या अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो कैपिटल रिजर्व है वो किस लिए? कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए। कि फ्यूचर में अगर कोई कैपिटल लॉस हो जाता है, यानी कि कैपिटल नेचर का, जैसे अभी आपने कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कमाया, इसी तरह से कैपिटल नेचर का लॉस होता है, तो वहां यूज कर सकते हो। तो इसका यूज लिमिटेड है। और कुछ डाउट बेटा ईशा इसके अलावा? नो सर, थैंक यू। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर वो जो पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स की जो डेफिनेशन दी हुई है वो समझ नहीं आई। तूने कौन सी डिक्शनरी बोली? मुझे भी समझ नहीं आई। ये ना मुझे 16.2 अनफॉर्चुनेटली आप ऊपर करिए थोड़ा। ऐसी बातें ना मुझे अजीब सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। जो ये कौन सा 15.2 कहाँ गया भाई? कहाँ पर है, कहाँ पर है? 15.2 ना? पेज की 60 में है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर वाले की एंड। हाँ, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स। ये भगवान कहाँ से आते हैं, ढूंढ के लाते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई, पढ़ के देखते हैं, समझते हैं जरा क्या क्या है। A provision is the amount written off or retained by way of providing depreciation, renewal, or diminution in the value of asset, or retained by providing for any known liability of which the amount cannot be determined by subsequent or substantial accuracy. ये बीच में यहाँ पे और है ना, यहाँ बोला मैं, यहाँ ये दो चीजों को कनेक्ट करो। कह रहा है प्रोविजन इज द अमाउंट रिटर्न ऑफ, हमने कुछ राइट ऑफ कर दिया या रिटेन कर लिया बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये पहले वाला पार्ट जो है वो तो डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और आगे भी लिखा है यहाँ तक कि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का है, और कॉमा रिन्यूअल्स और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है, मतलब सिंपल सा ये है कि जो वैल्यू कम हो रही है एसेट की, उसको प्रोवाइड फॉर करने के लिए जो आप प्रोविजन बना रहे हो उसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। उसके लिए जो आप अमाउंट सेट असाइड कर रहे हो, अलग रख रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन। तो एक तो प्रोविजन उसके लिए हो सकता है डेप्रिसिएशन के लिए, ये पहला वाला पार्ट पूरा डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा वाला किसके लिए है? और रिटेन्ड, यानी आप अलग रख रहे हो किसके लिए? बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी के लिए जो पता है कि फ्यूचर में लायबिलिटी है। मैंने बोला ना दो कंडीशंस होती है, लायबिलिटी है बट अमाउंट का पक्का नहीं है कि कितनी की है। तो आगे वही लिखा है कि लायबिलिटी तो है, और फॉर एनी नोन लायबिलिटी, लायबिलिटी तो है, ऑफ व्हिच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, यानी कि जिसका अमाउंट आप प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यानी मैंने जो आसान भाषा में बोला था क्या? लायबिलिटी इज सर्टेन, अमाउंट इज अनसर्टेन। जब भी आप किसी चीज की पढ़ोगे तो आसान भाषा थोड़ी ना होती है, ठीक है ना? 3 इडियट्स में
कौन सी डेफिनेशन थी भाई वो? ठीक, हाँ याद है? हाँ जी परीक्षा। यस सर। और एक और था, हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन का फोर्थ पॉइंट। अच्छा, any loss or depletion in the value of asset or any liability as may not have been provided against income. Any loss or depletion in the value of asset, ये समझ आ गया कि आप किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, दो तरीके से हो सकती है, या तो कोई नुकसान हो रहा है उसमें, या डिप्लीशन मतलब जैसे टाइम के साथ साथ वो चीज खराब होती है, और या फिर से अगेन, और ये वाला जो है यहाँ से दूसरा वाला चीज आ गया। प्रोविजन दो चीजों के लिए बन सकता है ना, एक तो ऊपर हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन के लिए, और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया, और किसी लाइबिलिटी के लिए, ठीक है, एज मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड, जो कि पहले प्रोवाइड नहीं करी हुई अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिसका कोई आपने आउटस्टैंडिंग करके कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रखी। अगेंस्ट एनी इनकम और प्रॉफिट वो इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी लाइबिलिटी फ्यूचर में ऐसी आ रही है जिससे हमारा कैपिटल कम होने वाला है, यानी अगर अगेन बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज मिलती है, आसान भाषा में बोलूं तो हमारा नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, अगर कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कैपिटल इरोड करने का मतलब क्या है? कैपिटल अगर मैंने 10 लाख रुपए लगा रखा है फर्म में, और फ्यूचर में अगर वो 10 का 9 रह गया, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कैपिटल इरोड हो गया, यानी कम हो गया, हमारा नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का। तो ये बड़ा टेक्निकल सा घुमा कर समझ नहीं आता कि ऐसे ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, आसान भाषा में क्यों नहीं समझ सकते हैं इरोडिंग कैपिटल, और मतलब आपके लेवल पे इस टाइप की लैंग्वेज यूज करने का लॉजिक नहीं है एक्चुअली। तो पॉइंट समझ में आया, इरोजन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कैपिटल आपका कम हो गया, कैसे होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, उसी से होगा, ठीक है। अगला क्या है, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट। इसका मतलब आप जो प्रोविजन बना रहे हो इसीलिए बना रहे हो ताकि आपका कैपिटल बना रहे। अगर आप पहले ही प्रोविजन बना करके चलोगे, पहले से ही सतर्क होकर चलोगे, उसका पहले ही अमाउंट प्रोवाइड करो, तो ऐसे में फ्यूचर में जब वो नुकसान होगा तब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपका कैपिटल इरोड, आप ऑलरेडी पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए अलग करते जाओ। क्लियर? हाँ जी, और कोई डाउट? अब मुझे बताओ कितने लोगों ने ये रिजर्व एंड प्रोविजन वाला चैप्टर पढ़ा है, ऑनेस्टली बताओ। मैंने कहा था रीड करने के लिए ना, तो जरा जिन जिन ने पढ़ा है तो प्लीज अपना हैंड रेस करना। ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, पिक्चर देख रहे हैं? अरे पिक्चर देखने आया है? सर वो मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी तो मैं क्या बताया था। तो मैं क्या करूं भाई, इसमें तो मेरी गलती नहीं है ना यार, तूने लास्ट क्लास भी अटेंड नहीं करी, उसके बाद मैंने कितनी बार बताया है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले भैया पिछली क्लास का बैकअप करके आया करो। सर वो आपने अभी तक वीडियो अपलोड ही नहीं की। ओ तो भाई तूने फॉलो किया मेरे साथ? क्या सर? तूने मेरे साथ फॉलो किया? सर मैंने आपको मैसेज तूने किया हुआ है? तूने कहा किया? यस सर। फिर मेरी गलती है भाई, अगर तूने किया हुआ तो किसी का तो आया था, हाँ, तेरा आया हुआ था क्या? हाँ यार, यही भी नहीं दिख रहा। ओके वो भाई, कहाँ किया यार तूने मैसेज भाई? तूने तो ये लिखा कि सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुडेस क्लास, प्लीज अपलोड द वीडियो। ये कहाँ लिखा है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है? भाई सर ये मैंने थोड़ा ना कहा कि आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने मैसेज किया था कि अपलोड नहीं अभी कर। तो थोड़ी देर पहले तूने यही बोला था भाई कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, नहीं बोला था परीक्षा इसने थोड़ी देर पहले? अभी जल्दी चेंज करता है यार तू, है गलत बात है बेटा। अरे सर मुझे क्या कहना चाह रहा था तुम्हारा? क्यों क्यों नहीं करा भाई, गलत बात है, बताओ अब रीजन बताओ क्यों नहीं किया जल्दी से। सर क्या क्यों नहीं करा तूने पुरानी क्लास का काम, पुरानी क्लास का वीडियो क्यों नहीं देखा, उसका काम क्यों नहीं किया? सर आपने वीडियो थोड़ा अपलोड किया पुरानी क्लास की। तो मैं यही तो पूछ रहा था कि जब मैंने अपलोड नहीं किया तो तूने मेरे से फॉलो अप क्यों नहीं किया? तो तूने कहा मैंने किया था। अरे सर मुझे लगा कि आप पूछ रहे थे कि आपने मैसेज किया कि मैं क्लास अटेंड कर नहीं रहा हूँ नहीं। वो वाला मैसेज तो तूने किया था, लेकिन तूने फॉलो अप क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ, देख मैं क्यों बोल रहा हूँ, देख
अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलरली चीजें साथ के साथ अपलोड हो जाए, लेकिन क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है तो इस वजह से कई बार रह जाता है। हाँ लेकिन अगर आप पीछे पड़ जाते हो ना मेरे के सर ये आया नहीं, मेरे को करना है तो फिर मैं कहीं से भी टाइम निकाल लेता हूँ। समझ में क्या कह रहा हूँ? तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू ऑल्सो कि तुम्हारी कितनी इंटेंशन है भाई। तो मुझे बता, अगर मम्मी खाना नहीं देंगी तो तू बैठा रहेगा, मम्मी ने तो खाना दिया ही नहीं, बनाया ही नहीं आज, मैंने छोड़ दिया, मैंने खाया ही नहीं फिर आज, क्या करेगा भाई? सर बोलूंगा मम्मा तो को। मम्मी खाना बनाया भाई, खाना क्यों नहीं बना रहे मम्मी? है? एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, तीसरी बार स्विगी करूंगा, है? पर खाना तो खाएगा ना भाई। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है समझाने का कि अगर जहाँ पे आपकी इच्छा होगी ना, वेयर देयर इज अ वे, सॉरी वेयर देयर इज अ विल, उनका वो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप रास्ता ढूंढ लेते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ऑनेस्टली एक चीज और बताइए, क्या तुझे पता था मैंने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराया है? नहीं सर। तो एक बार यही पूछ लेता मेरे से मैसेज करके कि सर लास्ट क्लास में क्या कराया था। सर वो जो आपने वीडियो भेजी थी ना WDV के, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपने लास्ट में बोला था एक और टॉपिक कराऊंगा, तो मुझे लगा वही होगा। मैंने वीडियो में बोला था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला था भाई, कौन सा टॉपिक बोला था मैंने, क्या करा? क्योंकि लास्ट ईयर की वीडियो है ना, मुझे नहीं याद क्या लिखा क्या बोला था उसके अंदर। चलो कोई बात, चलो लेट्स मूव अहेड, कोई बात। अब अच्छा अगेन देखो, अभी थोड़ा सा मैं मेरे पीछे पड़ जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आज थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। ठीक है, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे को कुछ चीजें निकालनी है, तो आरब थोड़ा सा मेरे पीछे पड़ जाएगा भैया, अगर मैं बाय एंड ऑफ डे नहीं करूंगा ना तो फिर ये रह जाएगा। ठीक है, फिर ये रह जाएगा, तो मेरे से प्लीज पीछे पड़ जाइएगा, अगर मैंने नहीं अपलोड किया तो मेरे से करवा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी क्लास ओके। खत्म होते ही कर दूं, लेकिन होता क्या है कई बार पता प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं बता देता हूँ रीजन क्या था, रह गया था क्योंकि नेट का प्रॉब्लम हो गया था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। लास्ट टाइम पीछे भी हुआ था ना प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो इसी चक्कर में वो अपलोड नहीं हो रहा। और अपलोडिंग में खास करके प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है। डाउनलोड तो आराम से हो जाता है, अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो बहुत टाइम ले रहा था, तो वो रह गया इससे। अरे अपलोड करके फिर उसको एडिट भी करना होता है थोड़ा सा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये पूरे प्रोसेस में ना काफी टाइम लग जाता है। अब वो अपलोड ही होके नहीं दिया तो आगे के स्टेप्स ही नहीं हो पाए। तो आई विल ट्राई कि आज अभी क्लास के बाद कोशिश करूंगा कि आज कर ले, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बट अगर नहीं होना बेटा तो थोड़ा सा पीछे पड़ जाइए, मेरे याद दिला दो कि सर ये रह गया, ये कर दो, ठीक है? ओके सर। सर वो टेस्ट कौन सा चैप्टर का, वो भी बता दो। कैसे पूरा टर्म 1। ओके सर। सर ऑब्जेक्टिव। हाँ ये मैं चलो क्लियर कर देता हूँ। देखो टेस्ट ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव रखना चाह रहा हूँ क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव ही पेपर हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था ना आपसे कि सब्जेक्टिव है किसी का या ऑब्जेक्टिव है। अब मोस्टली सबके ऑब्जेक्टिव ही हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके देखें और समझें कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, करना है। और एक बात और, मैंने आपको OMR शीट भेजी है, आपका स्कूल में OMR शीट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आंसर टिक करोगे? इसका हुआ है अभी ईशा, कैसे आंसर्स कैसे भेजे हैं टीचर को? सर मेरा तो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन टिक करते गए ABCDEFGH है ना? नहीं, शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन उसका आंसर, बस ऐसे करके ओके चलो, 12th वालों के साथ तो मैं OMR शीट पे ले रहा हूँ, लेकिन अभी आपके लिए शो देते हैं, आपके यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है क्योंकि सर मेरा भी OMR पे हुआ है। OMR पे हुआ, अच्छी बात है बता। तो अगर कोई OMR पे करना चाहता है तो OMR भी यूज कर सकता है, मैं आपको भेज दूंगा शीट, OMR शीट प्रिंट आउट निकाल के। कुछ नहीं होता है OMR शीट में, क्या होता है गोले बनाने होते हैं, सर्कल 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 खेलना होता है। जो आंसर ठीक है उसके आगे का सर्कल डार्क कर दो, ये करना होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली चीज कि क्योंकि 12th में हम आगे जाकर के उम्मीद है कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं बनेगा भी आगे भी। इस साल तो 12th में हो ही गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो और वहाँ पे OMR शीट यूज हो रही है, उससे जल्दी से चेकिंग हो जाती है। तो आई विल सी कि अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल कर सकते हो कि फर्स्ट का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, क्या, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपने क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिखना है, ठीक है? रीजंस मैं नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है? रीजंस मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं मांग रहा हूँ, पर मैं चाहूंगा कि जब मैं हम बाद में आंसर डिस्कस करें तो आपके पास रीजंस हो, तो सिर्फ तुक्के नहीं मारने भाई, ठीक है?
क्लियर, पता होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आता तो तुक्के मार लेना, लेकिन माय ओनली पॉइंट इज कि जो नहीं आता ना उसको सर्कल करके अपने पास रख लेना कि जब सर से डिस्कशन होगा आंसर का तो सर से पूछ ले कि सर हमने मार तो दिया था तुक्का इसमें ABCD में से, चलो इनी बीनी मानी वो, लेकिन अब वो क्या आंसर है और क्यों आंसर है ऐसा पता चलता है। ठीक है, क्लियर। 2-3 बातें बता देता हूँ आपको। आप में से कोई ऐसा है अभी तक जिसने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी है 1 मार्कर क्वेश्चंस की? करी है? किसने करी है? हैंड रेज करो जरा। मैंने आपको मटेरियल तो भेजा हुआ है भाई, जिन्होंने करी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी है भैया मैंने मटेरियल ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है, तो प्लीज वहां से करना शुरू करो। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो, एकदम से जब पेपर सामने आएगा तो फिर ऐसे करोगे यार ये क्या करूं, कैसे शुरू करूं। 1 मार्कर क्वेश्चंस आर नॉट सो इजी। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिकली बताऊं ना तो आई फील दैट दे आर मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल क्वेश्चंस। क्यों परीक्षा तूने करी है प्रैक्टिस, कैसा क्या लगता है तेरे को? सर स्टेप मार्किंग की मेन चीज छोड़ गई, मार्क्स में काफी वेरी गलती गुड, कर रहे सही बात बोली। पता है मैं आपको सच्ची बताऊं, जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितने भी अच्छे पढ़ाई लिखाई में जो भी होशियार बच्चे होते हैं, उनको हमेशा इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। क्यों होती है मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी परीक्षा ने बोला एक तो स्टेप मार्किंग घट गई है, अगर हम आखिरी स्टेप पे गड़बड़ कर रहे हैं तो पहले के जितने स्टेप्स होते थे उनकी मार्किंग तो मिलती थी। मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, हमने आखिरी स्टेप पे गलती करी है तो वो 7 मार्क्स तो मिलते थे, एक ही तो कटता था। अब यहाँ तो क्या है, आपने ABCD में से एक चूज करना है। अब आपने आखिरी स्टेप पे गलती कर दी तो वो तो 0 मिलेगा ना भैया। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने अगर आंसर गलत कर दिया किसी भी एक छोटी सी गलती की वजह से, इट कैन बी एनी मिस्टेक, इट कैन बी कैलकुलेशन मिस्टेक, इट कैन बी आपने एक जो भी 3-4 स्टेप्स होते हैं उसमें से 3 स्टेप सही करे, चौथा गलत कर दिया, अल्टीमेटली आंसर गलत हुआ 0। समझ आ रही है मेरी बात? और दूसरा क्या होता है, पता नहीं आजकल टीचर्स को बड़ा शौक है, मजा आता है उनको, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन खिलाता है, एक से एक बढ़कर कंफ्यूजिंग से आंसर्स होते हैं ना। शुरू में तो आसान हो रहे होते हैं, जैसे 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 लेवल बढ़ता है 1 करोड़ का सवाल आता है तो सारे आंसर्स ऐसे लगते हैं, ना तो क्वेश्चन सुना हुआ है और ना आंसर सुने हुए, और सारे एक जैसे लगते हैं ना। तो टीचर्स को ऐसा लगता है अरे हम भी बनाएंगे गंदे से गंदे क्वेश्चन। तो पता नहीं ऐसी रेस क्यों चल रही होती है आजकल। तो इसीलिए मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे इतने टफ क्वेश्चन, ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन बना देते हैं। मतलब मैं भी कई बार पढ़ के ऐसे हो जाता हूँ यार ये कहना क्या चाह रहा है भाई। हमारे जब से ये MCQ वाला शुरू हुआ ना, हमारा टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, उस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं और लड़ाई हो रही होती है आपस में, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और फिर एंड में कंफ्यूजन क्या निकल रहा होता है, ये क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं, व्हिच इज एक्चुअली द केस, क्योंकि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं फ्रेम किया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर कोई अपना अपना मीनिंग निकाल रहा है उस क्वेश्चन का कि मेरे हिसाब से ये मतलब बनता है, मेरे हिसाब से ये। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टीचर्स भी लैग करते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर बनाना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि MCQ लोगों को आदत नहीं है MCQ के टेस्ट बनाने। और जैसे आज की डेट पे MCQ में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं पता है? एनी आइडिया? भाई कौन बनेगा करोड़पति तो खेलेंगे ही, 4 में से एक चूज करो। और क्या हो सकता है? हाँ ईशा। केस स्टडी, assertion, reason type questions. वेरी गुड, केस स्टडी, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अरे क्या क्या करना है ना, जबरदस्ती ऐसे भयानक से ऐसे लगता है पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो वही जरा समझ लो कितने तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले एक तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हम बात कर ही रहे, कौन बनेगा करोड़पति, 4 में से कौन सा आंसर ठीक है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। ठीक है, कि आपको कोई लाइन दे दी, उसमें एक बीच में वर्ड घुसा। अब मैं आपको एक नॉर्मल यहाँ भी बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। अगेन टीचर्स क्या करते हैं, कई बार बुक में से कोई भी लाइन उठा लेते हैं, उसमें से एक वर्ड गायब कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसा होता है जिसमें आप कोई भी पढ़े तो उसको माइंड में एक ही आंसर है। ये नहीं हो सकता कि कहीं से भी उठा के कोई भी वर्ड गायब कर दिया। तो दिस इज नॉट अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये प्रॉब्लम है, तो कई जगहों में ये दिक्कत आती है। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। कि कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, बोला जाएगा बताओ ट्रू है या फॉल्स। ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो ईशा ने भी बोला, क्या, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड में क्या होगा, आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी, यानी कोई एक सिचुएशन बता दी जाएगी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ होगा जिसमें एक सिचुएशन बता रखी है और उस सिचुएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं होगा, मल्टीपल क्वेश्चन।
4-5 क्वेश्चन, एक पूरी एक इलेबोरेट करके एक सिचुएशन बता दी और उससे रिलेटेड 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको उससे आंसर देने आगे। सवाल वैसे ही होंगे, या तो मल्टीपल चॉइस होगा या फिल इन द ब्लैंक, कुछ ना कुछ उसी तरह का ही होगा जो पहले आपने करे, लेकिन हाँ एक ही केस स्टडी से रिलेटेड 4-5 सवाल। अगला आता है रीजन बेस्ड या असर्शन रीजन क्वेश्चन। अब असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक स्टेटमेंट बोल दी जाएगी, ठीक है, और आपको उसका नीचे रीजन दिया जाएगा। अब आपको ये समझना है कि क्या पहली बात तो वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट बोली गई है वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। दूसरा, उसका नीचे जो रीजन दिया गया है क्या वो ठीक है, और क्या वो रीजन उस असर्शन से मैच करता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अलग अलग दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा सही है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, यानी लाइन जो लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका रीजन दिया गया वो उसका रीजन नहीं है, वो गलत, आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं एक एग्जांपल, provision for depreciation is mandatorily required, या depreciation is to be provided mandatorily, provision word नहीं बोलते क्योंकि provision बनता भी है नहीं भी बनता, so let's rephrase, depreciation is to be provided mandatorily, और इसका रीजन दिया गया है आंसर में। रीजन में लेट से लिखा हुआ है, रीजन में क्या दिया है, एक बड़ी दिक्कत है, गलत चीज सोचना ज्यादा मुश्किल होता है, आप जो सही है वो तो पता है क्या आंसर है। हाँ, रीजन में लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अगर टेक्निकली देखा जाए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं करते, किसकी वजह से करते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा भी और क्या रीजन होता है आपका? प्रूडेंस। अगर मैं और क्लियर चाहूँ, प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या कहता है कि कोई भी आपका नुकसान हो रहा है उसको आपको रिकॉर्ड, समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर मैंने असर्शन ऊपर एक लिख दिया, उसके नीचे रीजन लिख दिया, हमें अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी, बताओ क्या असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, वेदर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। अब इस केस में दोनों तो ठीक नहीं है, वेदर असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, वेदर असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ऐसे करके अलग अलग सिचुएशन, तो आपको चूज करना है कौन से वाला, समझ आ रहा है? तो इसमें और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पहले तो समझ में नहीं आता है कहना कैसा। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए बेटा उनको प्रैक्टिस जरूर करो। भव्या, रजत, जो क्वेश्चंस आपको भेजे हुए पहले, सुन रहा भव्या? प्रैक्टिस नहीं करी है तूने, पता है मेरे को। अरे तेरे से बात कर दो, बात तो कर लेंगे, चुपचाप बैठा है। यस सर। क्या यस सर? क्यों नहीं करी है? नहीं सर, पहले तो वो सर वो पढ़ रहा था चैप्टर्स, क्या कर रहा था? वो सब वो पढ़ रहा था चैप्टर्स, अभी चैप्टर मतलब 2-3 बचे हैं, उसके बाद मतलब एक होगा एमसीक्यू। ये मैं आपको बता दूं बेटा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ये भी मैं बता दूं। अगर हम ये वेट करते रहेंगे ना बेटा कि आप पहले इसको पूरा अच्छे से कर लें, ये चीज खत्म हो जाए फिर करेंगे, तो वो दिन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो खत्म कभी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाएगा। वो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है और कुछ नहीं। एक कर ले, मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक कर ले, अगला बाद में करते रहेंगे, कोई बात, एक तो कर। हमारे अंदर ये पता नहीं क्यों रहता है, इसके अंदर आपस में मन में होता है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी पहले और अच्छे से कर दो, अभी तैयारी ठीक से नहीं हुई है। और ये जो चीज रोक रही होती है ना आपको लाइफ में, यही रोकती है हर जगह। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कभी भी ऐसी चीज आ रही होती है ना, कोई बात नहीं करके देखते क्या होगा, 50 में से 3 क्वेश्चन आते हुए, कोई बात नहीं, ट्राई तो करें, पता चलेगा 3 भी आते हैं, 2 आते हैं या 1 आता है, क्या हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए। एंड आई एम टेलिंग यू, जब ये करना शुरू करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आप अपने से कितनी कम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे। आप सोच के बैठे होगे 3 या 4 क्वेश्चन कर पाओगे, और हो सकता है 15-20 क्वेश्चन सही हो, और मैं 15-20 कह रहा हूँ, हो सकता है 30 भी हो जाए, यू नेवर नो। तो इट वुड पॉइंट इज, जब तक आप ये करोगे नहीं ना शुरू, तब तक चीज समझ में नहीं आई, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? तो सबसे पहला काम करो, और अभी आज की क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसको करना शुरू करो, इररिस्पेक्टिव की क्या तैयारी। मेरी अभी थोड़ी दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, 12th का स्टूडेंट, उसका अभी पेपर आने वाला है, टर्म 1 के लिए उनका प्री बोर्ड है वो आने वाला है। तो ही वाज आस्किंग मी कि सर मेरी तैयारी पूरी हो गई है,
लेकिन मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और मैं क्या करूं मुझे बताओ। ठीक है, अब तैयारी तो पहले हो रखी है पूरी, अब उसको क्या है, अब पेपर शुरू हो गए। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके शुरू में 2 पेपर हो चुके हैं, अब थर्ड पेपर अकाउंट्स का 3-4 दिन का गैप। कह रहा मैं इन 3-4 दिन में कैसे तैयारी करूँ ये बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा पहले जो करनी थी वो मैंने कर ली तैयारी, वो पहले तो मैंने जो प्रैक्टिस करना था कर लिया, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है शुरू कैसे करूं। और ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबके साथ दिक्कत आती है। जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठते हो तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू। मैं हमेशा एक तरीका बोलता हूँ, अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि हार्ड एंड फास्ट के वही तरीका बेस्ट है। मैंने उसको तरीका क्या बताया वो बता देता हूँ, या पहले आपसे पूछते चलो परीक्षा क्या करना चाहिए ऐसे केस में, अगर 3 दिन की छुट्टी है मैं कैसे रिवाइज करूँ? एमसीक्यू करो, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे। वेरी गुड। और ये दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ द थिंग टू डू। जो अभी परीक्षा ने बोला ना, क्या बोला उसने, तो उसने कहा कि पहले एक पेपर कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, उन चीजों पे ध्यान देंगे। जो आता है तो उसको बार बार रिवाइज करने से फायदा नहीं ना। समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आई एम टेलिंग यू परीक्षा 99% स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस। क्यों? क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए कि हाँ हम पहले पेपर दें। वो हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं आती अंदर से। अरे पेपर अपने आप को ही तो दे रहे हो भाई, तुम्हारे पास ये तो कहीं कहीं वर्ड में अनाउंस तो नहीं हो रहा है कि तुमने पेपर दिया और तुम्हारे इतने मार्क्स आए। ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो प्रैक्टिस। पता नहीं क्यों फिर भी वो डर रहता है, तो वो डर को निकालो दिमाग से। समझ आ रही है बात? ठीक है, nobody is judging you on anything. The objective, absolutely objective of the test should be to test how much you know in which course. समझाया था ना टेस्ट का मतलब क्या होता है? It is not about marks. It is about कि तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं आता, किस चीज के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, तो जब रिवीजन करनी हो तो